कल बिछड़ना है तो फिर अहद वफा सोच कर बांध, अभी आगाज़ मोहब्बत है, क्या गया कुछ भी नहीं। मैं तो उस वास्ते चुप हूँ कि तमाशा न बने, तू समझता है मुझे तुझसे गिला कुछ भी नहीं। खैरियत है यार, लग रहा है किसी से झगड़ा करके आए हो। बाबर ने उसके सुर्ख चेहरे और तने हुए अबरू देखते हुए पूछा। इस वक्त मुझे ठंडे पानी की ज़रूरत है। वो सोफे की बैग से गर्दन टिकाकर आंखें बंद करके बैठ गया। उसके तनफ्फुस की रफ्तार गैर मामूली हद तक तेज थी। उसकी स्पीड सफ़ेद रंगत में सुर्खी नुमाया थी। बाबर को किसी शदीद गड़बड़ का एहसास हुआ था। वो पानी खुद ही ले आया। पानी पीकर भी उसी अंदाज में बैठा रहा। उसकी निगाहों में वो तमाम मनाजिर घूम रहे थे। वो बाबर के पास आ रहा था। एग्ज़ाम्स अगले हफ्ते से शुरू होने वाले थे। इसी सिलसिले में उनको बातचीत करनी थी। सड़क से गुजरते हुए उसकी निगाह इंचरा पर पड़ी थी। सी ग्रीन पर वाइट एम्ब्रॉयडरी सूट पर वो वाइट दुपट्टा ओढ़े, आंखों पर स्याह ग्लासेस चढ़ाए, फुटपाथ पर खासी परेशान खड़ी थी। शोल्डर पर्स उसने दाएं बाजू पर लटकाया हुआ था। उसके करीब ही एक बड़ा सा ग्रॉसरी बैग रखा हुआ था। कुछ फासले से वो उसकी निगाहों की जद में आ गई थी। ये रंग उस पर खूब जच रहा था। ऐसा लगता था गोया हर रंग उसके लिए ही बनाया गया। जो रंग भी पहनती थी वो रंग खिल उठता था। वो मजमे में अलग दिखाई देती थी, जैसे उस वक्त भरी धूप में वो झुलसती आंखों को ठंडक दे रही थी। ये रंग उसकी सुर्खों सफ़ेद रंगत पर अजीब छप दिखा रहा था और धूप की हद्दत से सुर्ख पड़ते चेहरे पर स्याह चश्मे ने उसके हुस्न को दो आतिशा कर दिया था। बहुत सहर अंगेज हुस्न था। दिल की दुनिया डावाडोल होने लगी थी। वो और उसका दिल दो मुखालिफ सिमत दौड़ रहे थे। वो उससे दूर भाग रहा था और दिल उसकी सिमत सरपट दौड़ रहा था। उसी तगोदो में कार उसके सामने पहुंची थी। उसने दिल की हकायतों को पसे पुश डालकर मुअद्दबाना अंदाज में ड्रॉप करने की ऑफ़र की थी। फिर जवाबन जो हुआ वो नाकाबिले यकीन था। इंशरा का दिमाग ख़राब हो गया था। वो उसका तमाशा बनाना चाहती थी, तकरीबन तमाशा क्रिएट कर चुकी थी। अगर वो पिस्तौल निकाल कर ना लहराता तो वहाँ एक तवील हंगामा बर्पा हो चुका था। अब बता भी दो मेरे भाई, मेरे पेट में सख्त मरोड़ होने लगी है। किससे झगड़ा हुआ है? मुलाजिम शरबत ले आया था। गिलास खाली होने तक वो सब्र व ज़ब्त का मुजाहिरा करता रहा। फिर मुलाजिम के गिलास ले जाने के बाद परेशान लहजे में गोया हुआ। नोपल ने सारा वाक़या सुना डाला था। ओह नो, ये क्या हरकत की इंशरा ने? ऐसी बेहुदा हरकत करने का मकसद क्या होगा? बाबर भी परेशान हुआ था। मकसद साफ आया है, वो मुझे माफ़ नहीं कर सकी। बहुत कम ज़र्फ़ और सख्त दिल लड़की है वो, जिसको माफ़ करके मैंने भी बेवकूफ़ी की। एक्चुअली ये औरतें ऐसी झूठी मकार होती हैं। उसकी आंखों में लो सी जल उठी थी। पुराने जख्मों से खून उखड़ने लगा था। लहजा जहर आलूद हो गया था। मुझे समझ नहीं आती उसने ऐसा ख़तरनाक प्लान क्यों बनाया। ऐसी कौन सी दुश्मनी निकल आई है तुमसे उसकी? दुश्मनी? हाँ, वो माफ़ ना करने वाली तंग दिल लड़की साबित हुई है। लगती तो नहीं वो तंग दिल लड़की, वो धीमे लहजे में बोला। बज़ाहिर फूलों जैसे दिखने वाले लोग हकीकतन कांटों की मानित सख्त और बेरहम साबित होते। खुद गर्ज़ो मुफाद परस्त ज़हन के मालिक। बाबर को भी शदीद धचका लगा था। इंशरा की हरकत बहुत ख़तरनाक किस्म के नताइज बर्पा कर सकती थी। सवाल यही था, उसने ऐसा क्यों किया? और इस क्यों का जवाब दोनों के पास नहीं था। तुम किस सोच में हो? वो सीधा होता हुआ बोला। यही सोच रहा हूँ, इंशरा ने ऐसा क्यों किया। प्लीज़, मैं उसका नाम सुनना भी पसंद नहीं करूँगा। वो जहर खान लहजे में बोला। भाभी जान, मैंने आपसे दिल से कहा है कि आप जहेज़ में कोई भी फालतू चीज़ मत दीजिएगा। आपको मालूम ही है प्यारे मियाँ की जॉब दुबई में है। ये शादी के चंद माह बाद दुबई वापस चला जाएगा। अच्छी आपा ने फ्रूट से इंसाफ करते हुए लजाजत से कहा। जहेज़ से मियाँ के दुबई जाने का क्या ताल्लुक़ है? सोफिया भाभी, 1-1.5 साल में ये जो मुझे और सौदा को भी वहाँ बुलाएगा, मैं कोठी रेंट पर देकर जाऊँगी। फिर सामान कहाँ फ़रोख्त करूँगी? सौदा दुबई जाएगी। वहाँ मौजूद सोफिया, जमर्द और बुआ ने हैरत से एक दूसरे की जानिब देखते हुए बेख्तियार कहा। जी, मैं, मम्मा और सौदा को दुबई लेकर जाऊंगा। उनके दरमियान बैठे प्यारा मियाँ ने गर्दन हिलाकर तस्दीक की। लेकिन अच्छी आपा, आपने पहले इस बात का जिक्र नहीं किया कि सौदा दुबई जाएगी। आपको पहले बताना चाहिए था। सोफिया हकदक रह गई थी। बुआ और जुमर्द की हालत भी ऐसी थी। अरे भाई, आप लोग इस तरह खौफजदा हो गई हैं गोया सौदा दुबई नहीं किसी कैद खाने में जाने वाली हो। हद हो गई। लोग तो ऐसे रिश्तों की ख्वाहिश करते हैं। वो सेब की काश मुंह में रखते हुए मुस्कुराते हुए गोया हुई। मैं अपनी बेटी को इतनी दूर नहीं भेजूंगी। वो कभी घर से एक दिन के लिए भी दूर नहीं गई। दुबई में किस तरह रह सकती है? आपा एक बार फिर सोच ले। मैं सुधा को किसी सूरत दुबई नहीं भेजूंगी। सोफिया के अटल लहजे पर अच्छी आपा और प्यारे मियाँ परेशान हो गए। अच्छी आपा जो अंगूर के खोशे से सुर्ख अंगूर खाने में मगन थी, सोफिया के बात पर उनका मुंह इस तरह बना गोया वो अंगूर के दाने कड़वी कसीली गोली बन गए हों। कड़वी और बदमज़ा कुछ तवक्कुफ के बाद गोया हुई। कैसी बातें कर रही हो सोफिया? ये क्या बात हुई भला? तुम इस बात पर रिश्ता ख़त्म करना चाहती हो कि शादी के बाद तुम्हारी बेटी दुबई जा रही है? हाँ, मैं सुधा को दुबई नहीं भेजूंगी। ये मेरा फ़ैसला है।
मानी जाना, अब क्यों खौफजदा हो रही हैं? दुबई के नाम से मेरी वहाँ जॉब है, लग्जरी लाइफ है, सुधा को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। प्लीज़ आप ऐसी बातें ना करें। सुधा हमारी ज़िंदगी में अभी से दाखिल हो गई है, हर जगह में उसकी सरसराहट महसूस करता हूँ। प्यारे मियाँ के दिल की दुनिया ही तबाह होने लगी थी। तुम भी निराली बातें कर रही हो सोफिया। शादी के बाद क्या बेटी को रुखसत नहीं करोगी? शादी के बाद हर लड़की रुखसत होती है। आप गुलशन में हैं, वहाँ हम लोग बआसानी सुधा से मिलने आते, वो भी जब दिल करता मिलने चली आती। इतनी दूर ऐसा मुमकिन कहाँ होगा? शुरू शुरू में लड़कियों का दिल कहाँ लगता है ससुराल में? ये सब पुरानी बातें थी। इस दौर में लड़कियों का दिल पहले दिन से ही ससुराल में लगता है। तुम देखना, सुधा भी तुम्हें याद नहीं करने वाली। वो अपनी बात के इख्तिताम पर खी खी करके हंसने लगी। सोफिया ने एक ना सुनी और इनकार करके चली गई। वो दोनों बातों में मशगूल थी। माँ बाहर से आती कुछ आवाज़ों ने चौंकाया। धम धम की खांसी, नामनहूस आवाज़ें थी। अम्मा ये कैसी आवाज़ें? नवीरा वहशत ज़दा हुई। अरे तुम क्यों इस कदर खौफ ज़दा हो रही हो? कुछ काम वाम हो रहा होगा, अमीर आदमी है, करा रहा होगा कुछ। कंस्ट्रक्शन कितना बड़ा है फार्म हाउस। पता नहीं क्यों अम्मा मेरा दिल बैठा जा रहा है। दिल तो बैठेगा ही, कितना बड़ा फ्रॉड किया है और मानने को तैयार नहीं। कहता है मेरी बात नहीं मानी तो जिंदा दफन करवा देगा। दौलत मिल जाती है लोगों को, वो खुद को अल्लाह समझने लगते हैं। बाहर से आती आवाज़ों में शिद्दत आ गई थी। ना जाने किस खदशे के बाइस नवेरा की हालत जर्द पड़ने लगी थी। ये क्या हो रहा है तुम्हें? जहारा भी हालत देखकर परेशान हो गई। मेरी बच्ची संभालो खुद को, इस तरह तो तुम जान से जाओगी। होश करो, इतनी जल्दी हिम्मत हार रही हो तुम और उस मरदूद शख्स के लिए मैदान साफ करना चाहती हो। इस तरह फतह उसकी हो जाएगी। अम्मा अम्मा मुझे कुछ हो रहा है अम्मा, मैं मर रही हूँ, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। कई घंटों से वो हब्स बेजा में थी। कल रात जब ये खबर मिली थी कि वो हमला है, सारे अरमानों पर ओस गिर गई थी, जबकि वो खुद भी अभी इस प्रोसेस से गुजरना नहीं चाहती थी। 3 माह हुए थे यूसुफ के संग ज़िंदगी का अमृत पीते हुए। अभी ज़िंदगी के अनगिनत लम्हे गुजारने की मतमनी थी, मगर ख्वाहिश सिर्फ ख्वाहिश रहती है। रात बड़ी कठिन गुजरी थी। वो ये खबर उसको रूबरू बताना चाहती थी। जानती थी वो भी इतनी जल्दी ये सब होने से खुश नहीं होगा, मगर मौके की नज़ाकत देखते हुए फौरी निकाह करने पर राज़ी ज़रूर हो जाएगा। लेकिन शोमई किस्मत, यहाँ सब कुछ बदल गया था। अरे मेरी बच्ची नवेरा, खुद को संभाल, होश कर। मैं क्या करूं? यहाँ तो पानी भी नहीं है, क्या करूं? नवेरा नीम बेहोशी में मुस्तरिब थी। वो देख रही थी उस आलीशान कमरे में पानी का कहीं नामो निशान ना था। उन्होंने उठकर दरवाज़ा खोलना चाहा तो बाहर से लॉक था। खूब धड़धड़ाने पर भी ना खोला गया। जहारा ज़ेरे लब यूसुफ और उसके ख़ानदान को मुग़लिज़ात से नवाज रही थी। अम्मा, दर्दो कर्म में डूबी बेटी की आवाज़ पर वो दौड़कर उसके पास आई थी, जो एसी की ठंडक में भी पसीने से शराबुर हो रही थी। शदीद तकलीफ से चेहरा जर्द पड़ चुका था। तो हिम्मत मत हार, मैं तुझे मरने नहीं दूंगी। उस घटिया इंसान के जुल्म को पूरी दुनिया वालों को ना दिखाया तो मेरा नाम बदल देना। पानी पानी, वो इधर उधर सर पटकने लगी। जहारा उठकर भागती हुई खिड़कियों की तरफ गई थी। वो कद आवर खिड़कियां जो अकबी हिस्से की तरफ खुलती थी, उस तरफ जंगली घास सो दरख्तों के झुंड थे। आवाज़ें वहाँ से ही आ रही थी। जहारा ने पर्दे हटाकर बाहर देखा तो खौफ से आंखें फट गई थी। आज उनके घर में खुशियों का राज था। मुदस्सर की आंखें खुशी से चमक रही थी और ऐसी चमक साले और शाहजेब की आंखों में भी थी। सुधा ने भी जैद को पहली बार बात बात पर मुस्कुराते और शोक जुमले बोलते देखा था। शाहजेब के चुटकुले पर कभी वो खिलखिला कर हंस पड़ता था। पापा, अब आपको कुछ देर आराम करना चाहिए, सारा दिन हो गया आपको बेआराम होते हुए। आप मेडिसिन लेकर सो जाइए। जैद को बाप की बेआरामी का ख्याल आया तो वो गोया हुआ। क्यों, क्या तुम दोनों जा रहे हो? अभी मत जाओ। मुदस्सर जुदाई के नाम से ही आपदीदा हो गए थे। उनका ही अंदाज जैद को गमजदा करके वो उनका हाथ थाम कर गोया हुआ। अभी नहीं जा रहा, आपके सोने के बाद जाऊंगा। जाना तो पड़ेगा, अभी मम्मी को भी फेस करना है। मैंने उनको बताया नहीं था, जानता था वो कभी मुझे यहाँ आने की परमिशन नहीं देंगी। जानता हूँ इमराना और उसकी ज़िद को, लेकिन जैद तुम उसको मनाओ। मुझसे अब तुम लोगों से दूर रहा नहीं जाता। कोई तदबीर ऐसी करो कि इमराना का दिल मोम हो जाए। तुमने देखा, साले एक बेज़रर और कंप्रोमाइज़ करने वाली औरत है। इमराना अगर उसको मुलाजमा बनाकर भी रखना चाहेगी तो उसको एतराज़ ना होगा। वो उसका हाथ थाम कर गुलोगीर लहजे में गोया हुए। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें पापा, मेरी हर मुमकिन कोशिश होगी, हम साथ मिलकर रहें। मैं भी आपके बगैर रहना नहीं चाहता। बहुत दूर रह लिया, बेहद जुदाई बर्दाश्त कर ली, गलत तो सही की पहचान हो गई है। वो तसल्ली और दिलासे देता हुआ उनके पास उस वक्त तक बैठा रहा जब तक वो नींद में चले न गए। साले ने उनकी खातिर और मदारत में कोई कमी न रखी थी। उनके हाथ में बेहद जायका और लज्जत थी। दोपहर खाने के अलावा शाम की चाय पर उन्होंने खूब एहतमाम किया था और इसरार करके उनको खिलाया भी था। सुधा और जैद ने बेतकल्फ़ी से तारीफ़ की। उनके इखलाक व खलूस ने जैद को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया था। सिर्फ एक दिन में ही वो उनके खिलाफ नफरत को मिटा चुका था। शाहजेब उसको अपने कमरे में ले आया जहाँ वो उससे कोई ख़ास बात करना चाहता था। रूम बहुत खूबसूरत है तुम्हारा, खासी केयर से रखा हुआ है। वो सताइशी लहजे में गोया हुआ। इसका क्रेडिट मम्मा को जाता है। मुलाजमों के होने के बावजूद वो काम में लगी रहती है। ये सब करके उन्हें दिली सुकून मिलता है।
रियली शी इज़ ग्रेट वुमेन। मैं उनसे मिलकर बहुत मुतासिर हुआ हूँ। मेरे जहन में सौतेली माँ का रवायती तस्वुर था, वो उसके बिल्कुल बरक्स है। उसने खलूसे दिल से सालिया के लिए जज्बाती इजहार किया था। शाहजेब नोट कर रहा था, आज जहद बिल्कुल बदला हुआ है। पहले की तरह बेजारी, बेरुखी और उकताहट का कोई शायबा भी ना था। वो पापा और मम्मा से एक जिम्मेदार, प्यार करने वाले बेटे की मानिद मिला था, और उसके साथ उसका अंदाज बड़े भाई वाली मोहब्बत और शफकत वाला था। शाहजेब उसके अंदाज पर निसार हो गया था और अपने रब का शुक्रगुजार था कि तवील सालों की मुसाफत के बाद उनकी तारीख घर में भी मोहब्बत और यगानगत का सूरज चमक उठा था। भाई, मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा ना? उसके गले लगते हुए जज्बाती लहजे में गोया हुआ। जैद ने जवाबन उसको मोहब्बत से लिपटाते हुए मुस्कुरा कर कहा, नहीं, ये ख्वाब नहीं। ख्वाब कभी इतने तवील नहीं हुआ करते। तुम मुझे यहाँ कोई ख़ास बात बताने के लिए लाए हो? क्या बात है वो उससे अलहदा होता संजीदगी से गोया हुआ। बात दरअसल ये है कि वो हिचकिचाकर चुप हो गया। बात यह है कि जो तुम कह नहीं पा रहे हो। भाई, पापा की एक आरज़ू आपने यहाँ यानी इस घर को रौनक बख्श कर पूरी कर दी। अगर दूसरी भी पूरी कर दें तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ पापा को बाईपास कराने की ज़रूरत ही नहीं पेश आएगी। वो सेहतयाब हो जाएंगे, बिल्कुल चाको चौबंद। वो उम्मीद भरे अंदाज में आहिस्तगी से कह रहा था। आरजुएँ पूरी कहाँ होती है, ख्वाहिशों की तकमील सिर्फ रब के हाथ में है। तुम सुधा को बुलाओ। वो उसकी हिचकिचाहट और मुतात रवि देखकर उसकी बात की नोयत कुछ समझ गया था, सो टालते हुए गोया हुआ, अभी भी वक्त है। आप सुधा से शादी करके पापा को खुशियों से हमकनार कर सकते हैं, उनको ओपन हार्ट सर्जरी से बचा सकते हैं। कैसी बातें कर रहे हो शाहजेब? वो अब किसी और की अमानत है। वो प्यारे मियाँ की फ्योंसी है, मनकुहा नहीं। मैं तुम्हें बहुत पहले कह चुका हूँ, ऐसा मुमकिन नहीं है। मम्मी कभी भी ऐसा होना बर्दाश्त नहीं करेंगी। मैंने आज यहाँ आकर एक अहद से रूगर्दानी की है, मैं बार बार ऐसा नहीं कर सकता। वो दो टोक अंदाज में कहकर वहाँ से निकल गया था। लारे, फ्यूचर के बारे में आपकी क्या प्लानिंग है? कुछ सोचा है आगे क्या करना है, किस तरह लाइफ स्पेंड करनी है? लाइफ पार्टनर के बारे में क्या आइडियल है? सामिया उसके करीब बैठते हुए गोया हुई। आर यू ओके मम्मा? वो वॉकमैन पर म्यूज़िक सुन रहा था। उसके पैदर पै सवालात पर वॉकमैन टेबल पर रखता हैरानी से गोया हुआ। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप ऐसे क्वेश्चंस क्यों कर रही हैं? जो क्वेश्चंस करता है उसका दिमाग ख़राब होता है क्या? वो माइंड करते हुए उल्टा सवाल करने लगी। नो नो मम्मा, आप कभी इतने क्वेश्चंस करती नहीं है ना। आज कर रही हूँ, जवाब दीजिए। फ्यूचर प्लानिंग फ्यूचर में ही करूँगा, अभी से क्या करना है प्लानिंग करके? अभी तो ऐश करने के दिन है मम्मा। वो शोखी से गोया हुआ। आई एम सीरियस लारी, मैंने बहुत ज़्यादा आपको ढील दी हुई है। बच्चा समझकर ऐसे मौक़ों पर भी साथ दिया जहाँ कोई माँ नहीं दे सकती थी, मगर अब बहुत हो गया। वो ताज्जुब से उनकी तरफ देख रहा था जो बेहद संजीदा थी। मैं और आपके डैडी चाहते हैं आप बिज़नेस ज्वाइन करें। मैं और बिज़नेस ज्वाइन करूँगा? इट्स इम्पॉसिबल। वो बुरी तरह बदका। जिस स्पीड से आप दौलत लुटा रहे हैं, अगर यही हाल रहा तो हम कल करोड़पति से रोडपति हो जाएंगे। आप इतना पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं, मालूम भी हो हमें? रोडपति? हाँ हाँ, जोक करती है मम्मा। वो हंस दिया। ये जोक नहीं है और आप इस बात को मजाक में उड़ाने की सही ना करें। इतना पैसा कहाँ लुटा रहे हैं, जवाब दें। उनका लहजा सख्त था। लारेब ने हैरत व बेयकीनी से उनकी तरफ देखा, जहाँ नरमी और मोहब्बत का शायबा तक ना था। उसका मूड ऑफ हो गया। अब मेरे पैसे का हिसाब मुझसे ही लिया जाएगा? वाई? लिमिट होती है हर चीज़ की, और आप लिमिट से बाहर निकल गए हैं। बाजारी औरतों पर पैसा लुटा कर दिल क्यों नहीं भरता आपका? एक अरसा गुजर गया, लेकिन आप इन बाजारी औरतों के चुंगल से आज़ाद होने को तैयार ही नहीं। इसीलिए मैंने और आपके डैडी ने फैसला किया आपकी शादी का। सामने किसी तौर भी समझौते को तैयार ना थी। ये किस तरह मान लिया आपने कि आप लोग फैसला करेंगे और मैं मान लूँगा? ये आप लोगों की खुशफहमी है। क्या मतलब हुआ इस बात का? आप हमारे फैसलों को रद्द करेंगे? वो तेवरी चढ़ाकर गोया हुई। फिर क्या मैं किसी मशरकी लड़की की मानित सर झुकाकर हामी भर लूँगा? डोंट माइंड मम्मा, मैं शादी करने का कायल ही नहीं हूँ। वो बिला झिझक बदकलामी कर रहा था। आखिर शादी से भागने का मकसद क्या है? गैर औरतों के साथ वक्त गुजारने से बेहतर है शादीशुदा लाइफ स्पेंड करें। जब शादी के बिना ही सब कुछ मिल रहा है तो फिर शादी करके कैदी बन जाना सबसे बड़ी हमाकत है। जवाबन वो मुंह खोल कर रह गए। ये सब उनकी तरबियत का ही असर था। अगर वो उसके गुमराही की जानिब बढ़ते कदमों को पहले कदम पर ही रोक लेती तो आज वो ऐसी शर्मनाक बातें उनके सामने करने की जुर्रत ना करता जिसका मुजाहरा उन्होंने आज देखा था, और उसको मामूली सी भी झिझक ना थी। ओके, एज यू विश लारिब, लेकिन अब आपकी पॉकेट मनी सिर्फ पॉकेट मनी होगी, अकाउंट से आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये चीटिंग है मम्मा। वो बौखला गया। आप भी हमारे साथ चीटिंग करते आए हैं। मालूम होगा आपको अब नोट दरख्तों पर नहीं लगते, बड़ी मेहनत के बाद कमाए जाते हैं। वो कहकर चली गई। उसने गुस्से में वॉकमैन फर्श पर दे मारा।
घर में खुशगवार तब्दीली का आगाज़ हो चुका था। मुदस्सर साहब के घर से वापसी पर सबने ही माँ सिवाय मुनव्वर साहब के सालिया के बारे में पूछा था कि वो किस मिजाज और कैसे इखलाक की मालिक है। उन लोगों को देखकर उसका रवैया कैसा था, वो उनसे किस अंदाज में मिली, वगैरह वगैरह। जैद ने हस्ब आदत सब कुछ मुख्तसरन बताया था। फिर वो लोग सुधा की तरफ मुतवज्जे हो गई थी। औरतों की आदत होती है एक एक बात कुरेद कुरेद कर पूछने की। ये शुगल वो अपना सुधा से पूछकर पूरा कर रही थी। वो वहाँ से उठकर ऊपर चला आया जहाँ इमराना महवे ख्वाब थी। वो पार्क से घर आ गई थी। रिजवाना और उर्वा से झगड़े ने उनका दिल बुरी तरह से मकदर कर दिया था। ये उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि जान निछावर करने वाली बहनों भांजियाँ दिल में इस तरह का खार रखती हैं। उन्होंने सबके दिल से कोई रिश्ता निभाया था तो वो यही रिश्ता था, और यहाँ पर जिस तरह से उन्हें धोखा मिला था उसने उनके दिल को बुरी तरह से घायल कर दिया था। घर आकर मायदा की गैर मौजूदगी में वो चुपके चुपके रोती रही थी। आज शिद्दत से एहसास हुआ था उनका सच्चा चाहने वाला, उनका मान रखने वाला, उनके दिल से खैर ख्वाही करने वाला सिर्फ उनका लगते जिगर जैद है, जिसने मुश्किल से मुश्किल दौर में भी उनका साथ नहीं छोड़ा था। मायदा से भी उनको शिकायत थी। बेटी होकर भी उसने जुनैद वाले मामले में उनको एतमाद में नहीं लिया था। बहुत बाद में जाकर उसने बताया था, और यहाँ ममता से मजबूर होकर उन्होंने उसका साथ दिया था। उनसे बेलौस मोहब्बत करने वाला जैद ही था। वो उसका तसव्वुर लिए हुए ही दवाइयों के ज़ेर असर सो गई थी, जबकि जैद उनके बेटाइम सोने से फिक्रमंद हो गया था और मायदा से उनके सोने की वजह पूछने लगा था। भाई खाला के घर से वापसी पर मम्मी सो गई हैं, कह रही थी थकन फील हो रही है। मम्मा के मना करने पर वो झगड़े वाली बात छुपा गई थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मम्मी खाला के घर से अशाश बशाश आती थी। उसका ज़हन माँ के बेवक्त सोने पर उलझने लगा था। मायदा अंदर ही अंदर खौफजदा हो गई थी, ये सोचकर अगर उसको पता चल गया फिर न जाने क्या हो। उसने उनकी नब्ज़ चेक की, पेशानी पर हाथ रखकर टेम्परेचर देखा, सब नॉर्मल था। वो मुतमईन हो गया। वैसे भी वो उस वक्त उनका सामना करने की पोजीशन में नहीं था। इस वक्त उनका सोना उसके लिए गनीमत साबित हुआ था। फिर करीब बैठी मायदा से मुखातिब हुआ। तुम यहाँ क्यों बैठी हो? मम्मी सो रही हैं। वो मैं मम्मी के पास बैठ गई थी ऐसे ही। वो खुश घोंटों पर ज़बान फेरती हुई बोली। उसके आने से कबल वो जुनैद से बात कर रही थी। सीढ़ियों से आती उसकी आवाज़ सुनकर उसने फ़ोन मम्मी के तकिए के नीचे खिसका दिया था। यही कह रहा हूँ, मम्मी सो रही हैं, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? नीचे जाकर सबके साथ बैठो। मैं देख रहा हूँ तुम घर वालों को अवॉइड करने लगी हो। इफ्रा उर्वा के साथ रहकर तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया। उसके लहजे में नागवारी दर आई थी। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ताई जान और पुप्पो को मैं कंपनी देती हूँ। एक सुधा जो मंगनी के बाद मुझे टाइम ही नहीं दे रही। वक्त बे वक्त वो फ़ोन पर अपने फियांसी के साथ बातें करती रहती है। मुझे टाइम ही कहाँ देती है, उसको प्यारे मियाँ से ही फुर्सत नहीं मिलती। वो भोली सी सूरत बनाकर गोया हुई। मायदा मैं भी घर में ही रहता हूँ और बिल्स भी पे करता हूँ और बिल पर तमाम डिटेल्स होती हैं, और मुझे आज तक कोई ऐसा कॉल रिकॉर्ड नहीं मिला कि यहाँ से गुलशन कॉल्स की गई हो। एक कॉल का भी नहीं मिला। ठीक कहती हैं उर्वा, भाई के दिल में ज़रूर कोई नरम गोशा सौदा के लिए मौजूद है। किस तरह उसकी हमायत की है? मायदा दिल में सोच कर रह गई। भाई आप नहीं समझ सकते सौदा को, वो बहुत चालाक है। ओके मेरे कमरे में चाय ले आओ। लेकिन कुछ देर बाद वो कहकर अपने कमरे में चला गया। कुछ देर तक आंखें बंद करके बेड पर नीम दराज रहा। वो कुछ सोचना नहीं चाहता था। एक अमालिया सर कर लिया था, अभी एक और सर करना बाकी था। बाबर ने पहली फुर्सत में नौफल की ज़बानी सुनी क्यों नहीं। तमाम गुफ्तगू आकफा को सुनाई थी, जिसको सुनकर वो शश्तर रह गई थी। हाँ मैं भी इसी तरह हैरान और परेशान रह गया था। इंशरा के उसके साथ इस तरह का बर्ताव करेगी, वहम गुमान में भी ऐसी बात नहीं थी। उसने ऐसा क्यों किया? क्या चाहती थी वो? उसे गुमसुम देखकर बाबर अपनी हथेली पर मुक्का मारकर बोला, क्या चाहती थी वो? आई डोंट नो। मुझसे उसने कभी नौफल भाई के लिए इस तरह की कोई बात या कोई ख्याल जाहिर नहीं किया कि जिससे अक्स किया जा सके कि वो उनके खिलाफ कुछ बुग़्ज़ रखती है। सीधी बात ही है, तुम्हारी दोस्त दिल से नौफल को माफ़ नहीं कर सकी थी और इंतकाम लेने के लिए किसी ऐसे ही मौके की तलाश में थी जो किस्मत से उसको जल्द ही मिल गया। लेकिन अब ये किस्मत की यावरी थी या नौफल की हाजिर दिमागी वो खुद को बचा गया? ऑफ कोर्स बाबर, इंची ने बहुत ख़तरनाक बात की है। मैं भी नोट कर रही थी, कुछ दिन से नौफल भाई के रवैये में इंची के लिए खुशगवार तब्दीली महसूस हो रही थी। उनके दिल में उसके लिए कोई नरम गोशा पैदा हो रहा था। वो गुज़श्ता रवैये की तलाफ़ी खुश मिजाजी से कर रहे थे, और ऐसा कभी तभी करता है जब किसी को अपना समझता है। पहली बार मैंने उसके जज्बात पर गिरी हुई बर्फ़ पिघलती हुई देखी थी, और अभी पिघली भी नहीं थी कि ये सब हो गया। आप फिक्र मत करें बाबर, मैं आज ही उससे मालूम करूँगी कि उसने ऐसा क्यों किया। आकफा उसको तसल्ली देती हुई उठ के, क्योंकि आजकल फाइनल वालों के एग्ज़ाम्स हो रहे थे और उनकी छुट्टियां हो गई थी। इंशरा की उससे बात फ़ोन पर ही हो रही थी। वो उसकी नानी के खौफ से कभी वहाँ का रुख करती थी और कभी जाती भी तो शाम को ही जाती थी, क्योंकि उसकी नानी शाम को अमूमन घर से बाहर ही गुजारने की आदी थी। बाबर ने उसको वहाँ ड्रॉप किया तो शाम हो रही थी। हस्बे आदत वो घर पर मौजूद नहीं थी। अरे आकफा, थैंक्स गॉड तुम आ गई। मैं बहुत याद कर रही थी तुम्हें। उसको देखते ही बाली वालहाना अंदाज में उसकी तरफ बढ़ी। बस रहने दो ये मुँह देखे की मोहब्बत। अगर तुम्हें मेरी याद आ रही थी तो मुझसे मिलने घर आ जाती इंशरा के साथ। वो बाली के बाद इंशरा से मिलती हुई मसनूई खफकी से गोया हुई।
इंचरा बहुत कहती है मगर जब भी जाने का करती हूँ मासी को कोई ना कोई काम याद आ जाता है और मुझे रुकना पड़ जाता है। वो मुलाजमों को स्नैक्स तैयार करने का हुक्म देकर आई थी। आंटी की बात ही क्या है, अगर उनका बस चले तो वो इंची को भी ना आने दे। वो मिलना कब पसंद करती है हमारा। तुम गम मत करो, नानी ऐसी बेरहम भी नहीं है। गुस्से में हर किसी का लहजा बदल जाता है, यही रवैया नानी का होता है। और तुम सुनाओ, इस तरह कैसे आना हुआ? तुम तो इन्फॉर्म किए बिना आती नहीं हो। सब खैर तो है? इंशरा संजीदगी से गोया हुई। तुमने नौफल भाई के साथ कौन सा खेल खेला है? किस बात की सज़ा दी है उनको? आकफा खफकी भरे अंदाज में गोया हुई। अच्छा, तुम उसकी हमायती बनकर आई हो? हमायती बनकर नहीं आई। ये हमायत नहीं तो क्या और किस तरह हमायत की जाती है? मैं सच मालूम करने आई हूँ, ये पूछने आई हूँ तुमने उनको अभी तक माफ़ क्यों नहीं किया, जबकि वो कब का तुम्हें माफ़ कर चुके हैं। और उनके माफ़ करने की सज़ा ये है कि तुमने उन्हें को ही तमाशा बना दिया, सरेआम बेइज्जती की, उन्हें रुसवा कर दिया। वो सब एक मजाक था, जस्ट अ जोक। वो खिलखिला कर हंसी। वो मजाक था या तुम अब कोई मजाक कर रही हो? ज़रा सोचो, वहाँ उनसे गोली चल जाती, कोई मर जाता तो फिर क्या होता? कुछ भी नहीं होता। वो 10-20 लोगों को भी मार देता तो बच जाता। भला ऐसे लोगों को भी कुछ होता है जिनके पीछे फुल सपोर्ट हो। उसके लहजे में नफरत का फूटता लावा देखकर बाली ने मदाखलत की। शदीद गर्मी की वजह से इसका दिमाग चल गया था। खामखा नौफल भाई को भी परेशान किया इसने। तुम्हें इसकी आदत मालूम होगी, अपना गुस्सा बिला वजह ही सामने वाले पर उतार देती है। अब भी इसने यही किया। ये कैसा गुस्सा है जो सामने वाले को हलाक कर दे? बड़ी हमायती बन रही हो, बहन का किरदार अदा कर रही हो, या उसके अलावा बाबर ने भी खूब कान भर कर भेजा है तुम्हें? वो खुद पर काबू पाती हुई मुस्कुरा कर बोली। आकफा ने उसकी तरफ तासुब भरे अंदाज में देखा, फिर उसके शाने पर हाथ रखकर कुलोगीर लहजे में कहने लगी, सचमुच तुमने उनसे मजाक किया था या तुम्हारा मकसद कुछ और था? मजाक किया था मैंने, और क्या कहलवाना चाहती हो तुम? ये तुम नौफल भाई के सामने कह दोगी, वो बहुत हर्ट हुए हैं तुम्हारे इस बिहेवियर से। आकफा उम्मीद भरे लहजे में बोली। प्यारे मियाँ उसके सामने किसी फरियादी की मानित गर्दन झुकाए हुए खड़ा था। वो उसके ऑफिस आम से कबल ही यहाँ बड़ा जमान था और उसके आते वो किसी रिमोट से चलने वाले खिलौने की तरह शुरू हो गया था। कल होने वाली बातों को दोहराता चला गया। मेरी कल से भूख प्यास उड़ गई है, रात को नींद भी नहीं आती। यही सोच सोच कर अगर सुधा मेरी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगा। मैं ख्वाबों में उसके साथ कहाँ से कहाँ पहुँच गया हूँ। सोफिया पुप्पो की बात बिल्कुल ठीक है। तुमको बताना चाहिए था कि तुम फैमिली के साथ दुबई में सेटल हो जाओगे, फिर वो कोई फैसला करती। गलती हो गई, मुझे मालूम ना था ये मामूली सी बात एक ब्लंडर बन जाएगी। आप सोफिया ममानी को मनाइए, मैं वादा करता हूँ सुधा को दुबई लेकर नहीं जाऊँगा, बल्कि मैं यही कराची में जॉब करूँगा। सुधा को खातिर सब कुछ छोड़ सकता हूँ मगर सुधा को नहीं। उसके मुँह से सुधा सुधा की तकरार उस पर पत्थरों की मानित बरस रही थी। कितना कठिन था उस दुश्मन जागा किसी के लबों से सुनना। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सोफिया पुप्पो मान जाए। कोशिश नहीं, पक्का आप ये काम करेंगे। आप ये काम कर सकते हैं। मेरा दिल कहता है आपकी बात घर में मानी जाती है। मैंने मुनव्वर अंकल को भी आपकी राय के बगैर कोई काम करते नहीं देखा। वो उठकर उसके कदमों में बैठ गया। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? वो बौखला कर उठ खड़ा हुआ। मैं आपके पाँव पकड़कर इल्तिजा करना चाहता हूँ, प्लीज़ ये हरकत आइंदा मत कीजिएगा। स्टैंड अप। उसने किकतन उसके पाँव पकड़ लिए थे। जैद ने बाजू थामकर उसको उठाया, वरना वो उसके पाँव पकड़कर बैठा रहता। फिर आप वादा कर रहे हैं ना ममानी जान को राज़ी करने का? आप उनको राज़ी करें, मैं अगले हफ्ते ही बारात लेकर आ जाऊंगा। क्या अब इस मामले को तुल देना बेवकूफ़ी होगी? उसके दिली जज्बात और माजी की दास्तान से बेखबर आकफा खूब माफियों दरगुजर के दर्स देकर गई थी और साथ ये भी इंकशाफ कर गई कि उसको और बाबर को पक्का यकीन है। वो खामोशी से उसको चाहने लगा। वो उसके सरगोशी भरे इंकशाफ पर दिल ही दिल में मुस्कुरा उठी थी। उसकी निगाहों की बदलती रंगत से पहले वो खुद आशना हुई थी। ऐसी कौन सी लड़की होगी जो सिंध पर मुखालिफ की बदलती बोलती निगाहों की ज़बान न समझ पाए? वो भी पहले से जान गई थी। इंची मेरी बात मान जाओ प्लीज़। मासी की बातों में आकर अपनी लाइफ बर्बाद मत करो। भूल जाओ इंतकाम और बदले की बातें। कुछ नहीं रखा इन फजूल जज्बों में। तुम नौफल की मोहब्बत को तस्लीम कर लो। आकफा के जाने के बाद बाली लजाजत से समझाने लगी, मोहब्बत को तस्लीम कर लूँ और जब कल उस पर मेरी हकीकत खुलेगी, उसको मालूम होगा मैं एक नाजायज़ औलाद हूँ, फिर क्या होगा? उसके दिल का ज़ख्म रसने लगा था। फिर कुछ नहीं होगा, तुम नाजायज़ ही सही, लेकिन हकीकत में उसके ताया की बेटी हो, इस ख़ानदान का ही खून हो। फिर जो प्यार करते हो वो ऐसी बातों को अहमियत नहीं देते। मुझे मेरे बाप ने सगा नहीं माना, फिर वो कहाँ मानेगा? मोहब्बत का भूत 2 दिन बाद उतर जाएगा तो फिर मैं कहाँ दिखाई दूंगी उसको घर में रखने के लिए? वो ख़ानदानी बीवी लाएगा। तुम खुद से मफरूज़े कायम कर लेती हो। एक बार उसकी मोहब्बत को आजमा कर देखो। मासी की बातों में मत आओ। वो सिर्फ पैसे से प्यार करती है। अगर कोई पार्टी तगड़ी लग गई तो वो रातों रात तुम्हें बेच देगी। कई लड़कियों को बेचते देखा है मैंने मासी को। वो आंखों से काजल चुराती है और किसी को पता भी नहीं चलता है। वैसे भी वो आजकल लारेब पर ज़रूरत से ज़्यादा मेहरबान है। बाली ने तहिया कर लिया था उसके दिल से इंतकाम और बदले की आग बुझाने का। कुछ इंचरा को भी अपनी जल्दबाजी का एहसास होने लगा था। कल उसने उसका तमाशा बनाकर ज़्यादती की थी। फिर क्या ज़रूरत है? जब बंदा शहद से मरने को तैयार हो तो जहर से मारना हमाकत क्यों की जाए?
उसने खासी सोच विचार के बाद नौफल को कॉल मिलाई। यस, नौफल स्पीकिंग, गंभीर और भारी आवाज़ गूंजी। मैं इंशिरा बात कर रही हूँ, वो इत्मीनान से बोली, जबकि वो उसकी आवाज़ सुनकर खामोश रहा। पेशानी पर शिकने उभर आई थी। दिल ने चाहा लाइन डिस्कनेक्ट कर दे, मगर चाहने के बावजूद ना कर सका। आई एम सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कल। दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त हो गया आपका? शायद कल मेरा दिमाग ही ख़राब हो गया था, जो मैंने पागलपन का मुजाहरा किया, अपना भी तमाशा बनवाया, आपको भी मुश्किल में डाला। आवाज़ में एक जहाँ का सोजो कर पिन्हा था। अब किस मुश्किल में डालने का इरादा है? वो ज़रा भी ना पिघला। मैंने कल आपसे मजाक किया था। ओह, आपका मजाक कितना संगीन है, फिर इंतकाम कैसा होगा? अब आप माने ना माने, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी। मैंने इसलिए आपसे माफ़ी मांगी है कि मुझे फ़ील हुआ मैंने आपके साथ ज़्यादती की है। माफ़ करें ना करें, आपकी मर्ज़ी है। इस बार उसके लहजे की नरमी और गुदाजपन झंझलाहट में बदल गया था। लगता है ज़बरदस्ती माफ़ी मांगने पर मजबूर किया गया। अचानक ही लहजे की सख्ती शोखी में बदलने लगी थी और लाउंज से गुजरती सारिया चौंक कर वहीं रुक गई थी। उसके कान और आंखें सोफे पर बैठे नौफल पर मरकूज हो गई, जिसकी उस तरफ पुश्त थी। अरे कौन माफ़ी मांगने पर मजबूर कर सकता है मुझे? आकफा भाभी ये गुमान रखती हैं? अरे खुश हो जाइए ये सोचकर कि कोई मुझे मजबूर कर चुका है, वरना मैं सिर्फ अपने दिल की बात मानती हूँ। चलो जाओ, माफ़ किया। तुम्हें क्या याद करोगी किस सखी से पाला पड़ा है? उसने शहाना अंदाज में कहते हुए लाइन डिस्कनेक्ट कर दी थी। कौन थी वो लड़की? सारी आग के गोले की मानिक भड़कती वहाँ आई थी और नौफल के सामने तनकर खड़ी हो गई थी। बड़े शरीफ बने घूमते हैं, देख लिया आज मैंने आपकी शराफत भी। किस तरह शोखी भरे अंदाज में उस लड़की से बात कर रहे थे। गेट लॉस्ट, मैं तुमसे बात करना नहीं चाहता। वो खड़ा होता हुआ सर्द मोहरी से बोला। देखना अभी मैं तुम्हारी शराफत की धज्जियाँ कैसे बिखेरती हूँ। तुम्हें शादी तो मुझसे ही करनी होगी, उसने कहते हुए ज़ोरदार चीख मारते हुए अपने कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए थे। सारिया की आम से वो बेखबर था। अब अचानक उसकी एंट्री और उस पर एक शर्मनाक इल्ज़ाम का हमला। उसने मोबाइल टेबल पर रखा और उठकर तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा। ये तुम क्या कर रही हो? वो जितनी तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा था, उससे भी ज़्यादा फुर्ती से उसने सारिया के हाथों को झटका था, जिनसे वो कपड़े फाड़ना चाहती थी। इस झटके से वो कारपेट पर गिर पड़ी थी। दिमाग दुरुस्त नहीं है तुम्हारा? तुम होती कौन हो छुपकर मेरी बातें सुनने वाली? दिमाग दुरुस्त नहीं है, तभी तो आपसे प्यार कर बैठी हूँ, और आप तो छुपे रुस्तम निकले। एक तरफ बेजारी और संग दिली का मुजाहरा करते और दूसरी तरफ किसी लड़की से हंस हंस कर बातें करते हैं। वो उठती हुई बोली। वो गुस्से में कह रही थी। नौफल सीने पर बाजू बांधे इत्मीनान से उसकी बातें सुन रहा था। उसकी नाजेबा हरकत पर गुस्सा व इश्तियाल उठ कर आया था, मगर लम्हे भर में उसने अपने गुस्से पर काबू पा लिया था। आप क्या समझते हैं आंटी अंकल और बाकी लोगों को आपने बेवकूफ़ बनाया हुआ है। ये कह करके आपको लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं, आप कभी शादी नहीं करेंगे वगैरह वगैरह, लेकिन आप मुझे बुद्धू नहीं बना सकते। मैंने आपकी चोरी पकड़ ली है। उसकी खामोशी उसे शेर कर गई थी। वो बेखौफो खतर बोल रही थी। तुमने मेरी चोरी पकड़ ली? क्या कर लोगी तुम मेरा? मैं सबको बताऊंगी आपकी असलियत, कि किस तरह से आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, बाहर गर्ल्स से अफेयर्स करते हैं और घर में ढोंग करते हैं पारसाई और लापरवाही का, गोया आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं। नौफल की संजीदगी और सपाट अंदाज लम्हा भर में उसकी बेखौफी हवा करने लगा। ऑफ कोर्स तुम जैसी घटिया लड़कियों की परछाई से भी मुझे कराहियत आती है। तुमने चल लम्हों कबल जो घटिया हरकत करने की कोशिश की है, मुझे रुसवा करने की, तुम्हारी उस जलील हरकत से मालूम हो गया कि तुम उस मंडी हो, बेहया औरत का खून हो, जो बदकिस्मती से मेरी हम्मा थी। इस बार उसके लहजे में बादलों की घिन गरज थी। सारिया उसकी सुर्ख आंखें और भड़कती आवाज़ सुनकर अपनी सारी तेज़ी और तरारी भूल कर सहमी। अब तुम्हारी खैरियत इसी में है कि जितना भी जल्द मुमकिन हो यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मैं तुम्हारे घटिया वजूद कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती। बड़े हकारत भरे लहजे में तनबीह की। प्लीज़ नौफल शट अप, मुंह बंद करो। वो बात कहता करके धाड़ा। मैं सब बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि आप किसी दूसरी लड़की को चाहें, किसी और लड़की का नाम आपके साथ लगे। उसे लगा वो उसे खोने लगी है, और ये खोने का ही दर्द था कि वो खौफ व दहशत को पसे पुश डालकर रोते हुए कहने लगी। यही फीलिंग्स मेरी तुम्हारे लिए। मैं ये कभी नहीं बर्दाश्त करूँगा कि तुम मुझे चाहो, तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ जुड़े। नो नेवर। वो मोबाइल उठाकर वहाँ से चला गया। अम्मा क्या देख रही हो? क्या है वहाँ? नवीरा ने माँ को हैरत और खौफ से बाहर देखते हुए देखा तो उसके करीब पहुंचकर बाहर खिड़की के पार देखा और वहाँ का मंजर देखकर वो भी खौफ और दहशत से मतविश हो गई थी। उसकी प्यास उड़ गई थी। लॉन के अगबी हिस्से में एक अधेड़ उम्र का आदमी कदाल से ज़मीन खोद रहा था। वो ज़मीन खासी गहराई और चौड़ाई में खोदी जा रही थी। साथ ही यूसुफ खड़ा मुआयना करने के साथ कुछ हदायत भी दे रहा था। उस वक्त उसके चेहरे पर सफाकी और बर्बरियत छाई हुई थी। माँ, वो मुलाजिम ज़मीन क्यों खोद रहा है? वो खिड़की से दूर हुई और जहाँ आरा का हाथ पकड़कर खौफज़दा लहजे में गोया हुई थी। वो हमारी कब्र खोद रहा है। ओहो नहीं, मैं मरना नहीं चाहती। मौत का खौफ उसे हरासा कर गया था। मुझे क्या कह रही हो? अपनी मौत का सामान तुमने खुद किया। कितना समझाया था उसकी बातों में नहीं आना। इन मर्दों और सांप की ज़ात एक ही होती है। सांप को कितना भी दूध पिलाओ वो अपना नहीं होता, मौका पाते ही डस लेता है, और मर्द भी ऐसी फितरत रखता है।
कुछ लोग मेरे जैसे भी होते हैं जो ठोकर खाकर नहीं संभलते बल्कि गिर कर ही संभलते हैं। लेकिन अब होगा क्या? वो दरिंदा हमें मारने के दर पे है, किसी सूरत माफ़ नहीं करने वाला है। मैं कहती हूँ उसकी बात मान लेते हैं, छोड़ देते हैं ये सरजमीन और किसी ऐसी जगह जा बसते हैं जहाँ हमें कोई जानने पहचानने वाला ना हो। मायूसी के घुप अंधेरे में उन्हें एक यही किरण दिखाई दे रही थी। क्या किसी जंगल वीराने में चली जाऊँ? किस तरह ज़िंदगी गुजार सकते हैं हम सबसे दूर होकर? गारों वाली ज़िंदगी का तस्वुर भी नहीं कर सकते। गार हो या सहरा, ज़िंदगी तो होगी नहीं, वो ज़िंदगी मौत से भी ज़्यादा अजियतनाक होगी। नवेरा को किसी पल चैन नहीं आ रहा था, बहुत अजीब हालत हो रही थी। तुम बैठ जाओ, सुकून का सांस लो। सुकून का सांस किस तरह आएगा अम्मा? मौत सर पर खड़ी है और तुम सुकून का सांस लेने की बात कर रही हो। यहाँ मेरी जान पर बन रही है। जान तो तुम्हें देनी होगी, इस जान पर एक और जान का बोझ लेकर जी रही हो। ये बहुत जुल्म है तुम पर जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसी लम्हे यूसुफ दरवाज़ा खोलकर अंदर आते हुए इस्तज़ाई अंदाज में बोला, आप जो चाहते हैं वो हम करने के लिए तैयार हैं यूसुफ साहब। हम यहाँ से हमेशा के लिए जाने को तैयार हैं, बस आप हमें जाने की इजाज़त दें। जहारा हाथ जोड़कर लजाजत भरे लहजे में गिड़गिड़ाने लगी थी, माजरत ख्वाह, अब मेरा इरादा बदल गया, मैं आपको जाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दे सकता। उसके लहजे में ज़रा भी लचक ना थी। क्या मतलब है आपका? हम ये मुल्क छोड़कर जाना चाह रहे हैं और आप? मैंने कहा ना, मेरा इरादा बदल गया है। मैं तुम लोगों की असलियत जान गया हूँ। आज यहाँ से चली जाओगी और कुछ अरसे बाद भरपूर तरीके से ब्लैकमेल करोगी। तुम लोगों को बाहर नहीं, ऊपर जाना होगा, ऊपर। मेरी बात दुरुस्त लगी आपको? मैं इसी हफ्ते बारात लेकर आ जाऊंगा। मैं सोफिया ममानी पर एतबार नहीं कर सकता। इतने पापड़ बेलने के बाद उन्होंने हामी भरी थी जिस पर वो अब फिर डामाडोल हो रही हैं। प्यारे मियाँ जख्मी परिंदे की मानित फड़फड़ा रहे थे। दुरुस्त है तुम्हारी बात, इस मामले को तूल देना फजूल ही है। इस हफ्ते ये काम हो जाना ही चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त है। फिर आप रजामंद कर लेंगे ममानी जान को? तुमने कहा है ना यही जॉब करोगे। मैं वादा करता हूँ, बल्कि कसम खाता हूँ कि सुधा को दुबई लेकर नहीं जाऊँगा। अपने मुल्क और अपने शहर में ही काम करूँगा। मैं भी पुप्पो को मनाने की मुकम्मल कोशिश करूँगा। कोशिश नहीं, आप वादा करें कि ममानी को ज़रूर मनाएंगे, क्योंकि एक आप ही हैं जिन पर मुझे पूरा एतबार है। भरोसा करता हूँ आप पर। आप में ये खूबी है कि जो करना चाहें वो कर सकते हैं। कितना काबिल हूँ मैं। जो शख्स अपनी पहली और आखिरी तमन्ना, अपना दिल और अपनी मोहब्बत, और मोहब्बत भी वो जिससे मैं और मेरा रब वाकिफ़ है, तुम्हें सौंप रहा हूँ। अगर मुझ में इतनी ही काबिलियत होती तो सौदा जहद कहलाती। फिर तुम पर परछाई भी उसे छू नहीं सकती थी। तासुफ ज़दा सोचे दिमाग में गर्दिश करने लगी। जहद भाई, कहाँ खो गए आप? मेरी बात आप सुन नहीं रहे हैं? वो एकदम से ये गुमसुम देखकर बेकरारी से बोला, मैं सुन भी रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ। तुम अब हौसला करो, मैं ऑफिस से जाकर पहले पुप्पो जान से ही बात करूँगा। सिर्फ बात ही नहीं, ममानी जान को राज़ी भी करना है। हस्बे आदत बात पर जोर देते हुए कहा, आई नो, उनसे सिर्फ बात ही नहीं करनी, उन्हें राज़ी भी करना है। एक तकलीफ मुस्कुराहट उसके लबों को छू गई। सॉरी, आप भी क्या सोच रहे होंगे, मैं कैसा आदमी हूँ, बार बार आपको परेशान करने आ जाता हूँ। दरअसल मम्मा ममानी से खासी कबीदा थी। वो सुधा को बहू बनाने को तैयार ना थी, और इत्तेफाक से चंदा के सेल फोन में मैंने सुधा की कई तस्वीरें देखी थी, और तभी दिल ने फैसला कर लिया था मम्मा की बहू फ़कत सुधा ही बनेगी। वो अपनी दास्तान उसे सुना रही थी और वो सुनने पर मजबूर था। मम्मा को जिस तरह राज़ी किया वो बहुत सख्त मरहला था, और जब मम्मा राज़ी हुई तो अब कहती हैं दुनिया इधर की उधर हो जाए, मगर मेरी बहू सुधा ही बनेगी। क्या लोगे? क्या ऑर्डर करूं? खातिर मदारत के बहाने टॉपिक बदलना चाहा, वगरना सुधा की गर्दान उसके हौसलों को रेजा रेजा करने लगी थी। उसकी बात पर प्यारे मियाँ माजरत करते हुए एक बार फिर उसी हफ्ते बारात लाने का यकीन दिलाता चला गया था। मोहब्बत रूह का अजाब है, पल पल ज़िंदगी का तावान अदा करना पड़ता है यहाँ। उसने बुड़बड़ाते हुए कुर्सी की बैग से टेक लगा ली। रात भी सुकून की नींद नहीं आई थी। अब जहनी तनाव के बाइस आंखें खुद ब खुद बंद होने लगी। देख कर कहीं और तेरे प्यार की बरसात खुश्क साली से उतर आई है दिल की ज़मीन पर। जब से नौफल को फ़ोन पर बात करते सुना था और जवाबन उसके सवाल करने पर जिस तरह उसने उसे लफ्ज़ों की मार मारी थी, नफ़रत की आग से झुलसाया था, वो सब उसे तकलीफ़ व अज़ियत में मुब्तला कर गया था। वो सारी रात दर्द व कर्ब में मुब्तला रही थी। बार बार याद आ रहा था वो किसी लड़की से किस तरह खुश मिजाजी और शोखी से बात कर रहा था। उसने कभी उसे इतने रिलैक्स अंदाज में बात करते ना सुना था। वो हमेशा बदमिजाजी की हद तक संजीदा और खामोश रहता था। कम अज़ कम उसने कभी उसे मुस्कुराते नहीं देखा था। रात उसकी बातों बल्कि तानों पर वो कमरा बंद करके बैठ गई थी। सुबह नाश्ता और लंच भी अपने कमरे में ही किया था, और उसकी इस गैर हाजिरी पर ज़रका बेगम को तशवीश हुई थी। जब वो शाम की चाय पर भी कमरे से ना निकली तो वो उसके कमरे में चली आई। सारिया बेटा, क्या बात है, आज सारा दिन रूम से बाहर नहीं आई? तबीयत ठीक है? वो शफ़क़त से कहती हुई उसके करीब बैठ गई। सारिया ने गुस्से से दूसरी तरफ चेहरा मोड़ लिया। क्या हुआ, बात क्यों नहीं कर रही आप?
किसी ने कुछ कह दिया है, लेकिन यहाँ किसी की ऐसी जुर्रत नहीं जो आपको कहना नहीं, दरकिनार निगाह उठाकर देख भी सके। नौफल और उसके मबैन होने वाले तनाज़े से बेखबर वो उसकी सर्द मोरी देखते हुए कहने लगी, किसी की जुर्रत के आगे आपके एक लाडले की जुर्रत ही काफ़ी होती है। वो जो दिल चाहे कर सकते हैं, ना उन्हें डर है किसी का, ना खौफ। नौफल के मुतल्लिक कह रही हैं। वो मुतहिर हुई। जी, उनके अलावा भी कोई लाडला है आपका? उन्हें ही आपने इतना सर चढ़ा रखा है कि बाकी सब उन्हें गिरे पड़े दिखाई देते हैं, ना किसी को इज्जत देते हैं। नौफल ने जो माँ के किरदार के हवाले से उसे ताने दिए थे, वो किसी नश्तर की तरह उसे घायल कर गए थे। वो अब किसी लिहाजो मुरवत के जरका से गुफ्तगू कर रही थी, हालांकि वो सरासर लाइल्म बेकसूर थी। अब जब तक आप मुझे सारी बात नहीं बताएंगी तो मुझे किस तरह मालूम होगा कि आपके और नौफल के दरमियान क्या बात हुई है। उसकी कड़वी कसीली बातों पर भी उनकी पुरशफीक मुस्कान कम ना हुई थी। चोरी पकड़ी है मैंने उनकी, जो आप तो कभी पकड़ ही ना सके। वो जताने वाले अंदाज में इंकशाफ करती हुई बोली, चोरी? कैसी चोरी पकड़ी है? वो सख्त मुतअज्जिब हुई। किसी लड़की से हंस हंस कर सेलफोन पर बात कर रहे थे और ये चोरी नहीं हुई। वो अमूमन पढ़ाई के वाले से क्लास फेलोज या असातिज़ा से बात करता रहता है। आपने शायद पहली बार सुना है नौफल को किसी से बात करते हुए। उनके लहजे में बला का एतमाद था और यह एतमाद सारिया के भड़कते ज़हन को मज़ीद भड़काने लगा था। यही तो आपकी भूल है आंटी, वो आप लोगों के एतमाद को मट्टी में रोल रहे हैं, आपकी नज़रों में मासूम बनने का ढोंग करते हैं। क्या हुआ है सारिया, आप किसी गलत फहमी का शिकार लग रही हैं। मैंने कहा ना, नौफल कॉल्स करता और कॉल्स आती भी हैं। उसके अंदाज़ो लहजे में कुछ ऐसा था कि उन्हें संजीदा होना पड़ा। मान गई, बहुत इनोसेंट हैं आप, और वो आपकी इसी मासूमियत का फ़ायदा उठा रहे हैं। बाहर लड़कियों से फ्लर्ट करते हैं और घर में जाहिर करते हैं उन्हें लड़कियों से नफरत है, और नफरत इसलिए कि उनकी माँ बदचलन औरत थी। इसी हवाले से वो सिन्फ मुखालिफ को बदचलन समझते हैं। गाजी जो राख बन गया, मैं नहीं चाहती उसे कुरेद कर दबी हुई चिंगारी को हवा दी जाए, क्योंकि चिंगारी कब शोलों का रूप धारे पता नहीं चलता। आप भी आइंदा कभी इस मौजू पर बात नहीं करेंगी। वो खासी संजीदगी से उसे तनबीह करने लगी। मुझे कभी शौक़ नहीं रहा इस टॉपिक पर बात करने का। हमारे घर में शवाना आंटी का नाम लेना भी कोई पसंद नहीं करता, लेकिन यहाँ रात उनके हवाले से ताने नौफल ने मुझे दिए हैं। आपने भी कुछ ऐसा ही किया होगा, वगरना मैं जानती हूँ नौफल शवाना का नाम लेना पसंद नहीं करता। उसके हवाले से ताने देना दूर की बात है। नौफल को उन्होंने माँ बनकर ही पाला था। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे की अच्छी और बुरी आदत से वाकिफ़ रखती हैं, वो भी उसकी नेचर से आगाह थी, और उनकी इस आगाही पर सारिया शशदर रह गई थी। नमक मिर्च लगाकर हर बात वो उन्हें बताती चली गई थी, माँ सिवाय अपनी उस हरकत के जिसको पाया तकमील तक पहुँचाने में वो नौफल की वजह से ही कासिर रही थी, और जिसके सबब भी उसे शबाना के ताने सुनने को मिले थे। आजकल वो एग्ज़ाम्स में बिजी है, फ्री होते ही मैं उससे आपके सामने बात करूँगी। आप उसकी बातों को माइंड मत किया करें। हस्बे आदत उनके लबों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। फिर वो उसे बहलाकर कमरे से बाहर लाने में कामयाब हो गई थी। आंटी, आप नौफल को कुछ मत बताइएगा कि मैंने आपको उनके बारे में सब बता दिया। जरका ने इस बात में सर हिला दिया था। तो ये थी आज की एपिसोड। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।